आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत लंबे वक्त के बाद काम से छुट्टी मिली तो हमने यानी मैंने और मेरे दोस्त सोमनाथ ने कहीं घूमकर आने का तय किया। मगर सबसे कठिन काम यह था कि हम जाएंगे कहाँ वो तय करना। 2-4 जगहों का नाम जो मैं जानता था मैंने सोमनाथ को बताया, पर सोमनाथ को वो जगह पसंद नहीं आई। लगभग आधा घंटा सोच विचार करने के बाद फाइनली तय हुआ कि हम दार्जिलिंग जाएंगे। पहले कभी भी हम दार्जिलिंग नहीं गए थे और हमारे यहाँ से दार्जिलिंग ज्यादा दूर भी नहीं था, तो हमने वहां जाने का पक्का किया। पर प्लान में ट्विस्ट तब आया जब सोमनाथ ने दार्जिलिंग बाय रोड जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि सोमनाथ के पास कार थी, जिस वजह से ना बोलने का कोई कारण नहीं बना और मैं राजी हो गया। हम लोगों ने कल दोपहर 2-3 बजे का निकलने का तय किया ताकि नाइट ड्राइविंग का भी मजा ले सकें। अगली दोपहर ठीक 2:30 बजे हमारी कार दार्जिलिंग के लिए रवाना हुई और नेशनल हाईवे पर सरपट दौड़ने लगी। क्योंकि हम खाना खाकर ही निकले थे तो अब कार सीधे शाम को ही रुकेगी। कार में म्यूजिक का मजा लेते हुए हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। ठीक शाम के 5:30 बजे हमने कार को एक चाय की टपरी पर रोका। चूंकि मौसम जाड़े का था तो तब तक अंधेरा हो चुका था। ठंड ने अपने पैर फैलाने अभी से ही शुरू कर दिए थे। खैर हम दोनों ने टपरी पर गर्मा गर्म चाय पिया और वापस से अपनी मंजिल यानी दार्जिलिंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। क्योंकि सोमनाथ काफी देर से गाड़ी चला रहा था तो अब गाड़ी चलाने की बारी मेरी थी। मैं तेजी से हाईवे पर गाड़ी भगाने लगा। कुछ ही घंटों में देखते ही देखते रात हो गई। इस दौरान हमने एक बार और खाना खाने के लिए गाड़ी को ढाबे पर रोका था। खैर समय के साथ ही साथ अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ते ही जा रहे थे। रास्ते पर कोहरा फैल चुका था जो किसी काले से बिस्तर पर सफेद चादर की तरह प्रतीत हो रहा था। चलते चलते अब हमें हाईवे से अलग होना था और एक लोकल रास्ते पर चलना था, तो मैंने गाड़ी को उस रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो रास्ता हाईवे से पूरा अलग था। जहां हाईवे पूरा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन था, वहीं ये रास्ता थोड़ा गंदा सा जंगलों से भरा पड़ा था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल थे, जिस पर मैंने सोमनाथ से कहा, भाई ये सही रास्ता तो है ना? इस पर सोमनाथ बोला, हाँ भाई, मैप कभी गलत नहीं बताता। मैंने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए मैप की ओर देखा तो मैप यही बता रहा था, मगर मेरा दिल नहीं। खैर मैं गाड़ी चलाता गया। अब हम लोगों को उस रास्ते पर चलते हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था, मगर अभी तक ना तो एक भी गाड़ी नजर आई थी और ना ही कोई इंसान। कम से कम एक गाड़ी तो दिखनी चाहिए थी। अभी मैं ये सब सोचते हुए गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से कार का बैलेंस बिगड़ने लगा। चूंकि कार काफी रफ्तार में थी, जिस वजह से मैंने किसी तरह से कार को अपने काबू में किया और रास्ते के साइड में लगाया। मैं और सोमनाथ गाड़ी से बाहर निकले। हमें अंदाजा हो गया था कि क्या होगा और हमारा अंदाजा सही भी निकला। गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो चुका था, जिस पर सोमनाथ बोला, एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर, मैं चेंज करता हूँ टायर। सोमनाथ की बात सुनकर मैं गाड़ी के सामने की तरफ चला आया। बोनट पर बैठकर अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और लाइटर से सुलगाकर पीने लगा। आसपास नजर घुमाकर मैं चारों तरफ का जायजा लेने लगा। आसपास पूरा जंगल था। अभी मैं इधर उधर नजर घुमाकर
देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर पास ही में एक लोहे के खुले हुए गेट के उस पार एक लड़की पर गई, जो कि जमीन पर बैठकर कुछ कर रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये लड़की इस जंगल में अकेले कर क्या रही है, कहीं इसे मदद तो नहीं चाहिए। यही सोचकर मैं उस लड़की की ओर बढ़ा और चलकर उस गेट से होते हुए अंदर उस लड़की के पास गया तो पाया कि वो लड़की जमीन पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रही है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये बड़बड़ा क्या रही है, जिस पर मैंने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, कौन है आप और यहाँ पर क्या कर रही है? तो मेरे इतना कहते ही वो लड़की मेरी ओर पलटी और गुस्सैल निगाहों से मुझे घूरने लगी। कुछ देर मुझे घूरने के बाद वो लड़की बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर यहाँ ये करने क्या आई थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंकते हुए पीछे पलटा तो पीछे सोमनाथ खड़ा था, जिस पर मैंने सोमनाथ से कहा, यार वो लड़की तूने देखा उसे? तो इस पर सोमनाथ बोला, कौन लड़की? यहाँ तो किसी लड़की को मैंने नहीं देखा। और तू यहाँ पर क्यों आया? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा कब्रिस्तान है ये, चल यहाँ से। सोमनाथ की बात सुन मुझे काफी हैरानी हुई। मैं उसके साथ बाहर निकला तो सच में बाहर गेट के पास कब्रिस्तान का बोर्ड लगा हुआ था। पर जब मैंने उस गेट को पहली बार देखा था तब तो वहां कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। पर अगर ये कब्रिस्तान है तो वो लड़की यहाँ कर क्या रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर अब तक गाड़ी बन चुकी थी तो हम लोग वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अब गाड़ी सोमनाथ चला रहा था और मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठा बीते हादसे के बारे में सोच रहा था। इसी दौरान मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर गई तो वहां मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस कांच में मुझे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी हुई नजर आ रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? मैं तुरंत पीछे पलटा मगर पीछे कोई नहीं था। मैं सकपका गया, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। सोमनाथ को बताऊंगा तो मुझ पर हंसेगा। यही सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। परेशान होकर अभी मैं गाड़ी से बाहर देख ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे वही लड़की खड़ी नजर आई। पर सोमनाथ ने बिना कुछ कहे या बिना कोई प्रतिक्रिया दिए गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। इसका मतलब साफ था कि वो लड़की सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने सोमनाथ को पूरी बात बता दी। पहले तो सोमनाथ मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था, पर मेरी गंभीरता देख वो भी समझ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि तभी गाड़ी के छत पर धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी। ऐसी आवाज तो तभी आती है जब कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ हो। मैं और सोमनाथ हम दोनों काफी डर गए। अभी हम कुछ करने का सोच ही रहे थे कि तभी मेरी वाली खिड़की के पास ऊपर से एक उल्टा सर लटक गया। वो सिर उसी लड़की का था, मगर काफी बदला हुआ सा था। उसकी आंखें लाल थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इतने में ही सोमनाथ ने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी और काफी तेजी से जब थोड़ी देर के बाद हम उस रास्ते से बाहर निकल गए तो वो लड़की भी गायब हो गई। उस रात शायद हम पर भगवान ही मेहरबान थे जो हमारी जान बच गई, मगर वो लड़की क्या थी, कौन थी, ये स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये घटना आज से काफी साल पुरानी है, जब मैंने काफी मशक्कत करके एक ऑटो लिया था।
भले वो ऑटो सेकंड हैंड जरूर था, मगर मेरे लिए नए से कम नहीं था। उस समय मैं अपने गांव का पहला इंसान था जिसने ऑटो रिक्शा लिया था। पहले पहले तो मेरे गांव के लोग ऑटो में चढ़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डर खत्म हो गया। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए और अब मुझे अच्छा खासा भाड़ा भी मिलने लगा। ज्यादातर मैं ऑटो को गांव के बस स्टॉप पर खड़ी करता, क्योंकि बस स्टॉप से ही मुझे ज्यादा सवारी मिलती। ऑटो चलाकर अब मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी और मेरे घर की आर्थिक हालत भी काफी सुधरने लगी थी। ठीक ऐसे ही एक दिन सुबह से छमछमाती बारिश के कारण रास्ते पर इंसान ना के बराबर दिख रहे थे, जिसका साफ साफ असर मेरे धंधे पर भी पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरी कमाई बाकी दिनों से काफी कम हुई थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बस स्टॉप के बाहर अपनी ऑटो लेकर किसी सवारी के इंतजार में डटा रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो उस समय वक्त शाम के 5:30 बजे का हो रहा था। अभी मैं ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब, भूतगढ़ गांव चलोगे? भूतगढ़ गांव दरअसल आज से काफी सालों पहले उस गांव में भूत प्रेत काला जादू करने वाली डायनों का प्रकोप हुआ करता था, इसलिए उस गांव का नाम भूतगढ़ पड़ गया। लेकिन अब उस गांव के हालात पहले से काफी बेहतर हैं। जिस पर मैंने कहा, भूतगढ़ गांव अभी चलूंगा, मगर 50 रुपए लगेंगे। इस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए ही हैं। 40 रुपए कम नहीं होते थे और ऐसे भी सुबह से मेरी ठीक ठाक कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भाड़े को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जिस पर मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा और उसके बैठते ही मैंने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ से वो गांव लगभग 27 किलोमीटर का सफर था, जहां जाने में मुझे करीबन 1.5 घंटों का वक्त लगने वाला था। चूंकि मौसम बरसात का था तो मैं ऑटो को धीरे ही चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का, जिस कारण अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आधा सफर ही तय किया था, जिस कारण मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटा ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव पहुंचा तो वो आदमी भूतगढ़ गांव के चौक पर ही उतर गया। जिसके बाद उस आदमी से पैसे लेकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। और थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी तेज बारिश के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की आवाज से डर के कारण बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। तेज छमछमाती बारिश ऊपर से काली अंधेरी रात रह रहकर एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे बता पाना शायद मेरे बस के बाहर है। रास्ता काफी खाली होने के कारण मैं ऑटो को काफी तेज भगा रहा था। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव के रास्ते से अलग एक और भी ज्यादा वीरान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस जंगल ही जंगल था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर
उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में है और इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने ऑटो को ठीक उसके पास रोका और उस बच्चे से कहा, क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मेरा आगे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, इतनी सी बात, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। इस पर वो बच्चा ऑटो की पिछली सीट पर चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो भगाकर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि यह आदमी इस बच्चे का पिता है। तो मैं खुद ब खुद ऑटो को उस आदमी के पास ले गया और ऑटो के पिछले सीट पर बैठे उस बच्चे से पूछा, बेटा यही है तुम्हारे पापा? जिस पर उस बच्चे ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप अपने बच्चे को इस तरह रात में अकेला क्यों छोड़ दिए थे? और आप लोगों को जाना है क्या कहीं पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सामने वाले गांव में जाना है। मुझे उस बच्चे पर काफी तरस आ रही थी कि यह बच्चा इस बारिश में अपने घर कैसे जाएगा। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊं। ये सोचकर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी उस बच्चे के बगल में बैठ गया। मगर ऑटो चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये आदमी और ये बच्चा अलग अलग क्यों खड़े थे और आखिर इतनी रात गए ये दोनों क्या कर रहे थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के कारण मेरी ऑटो उछली। तो ऑटो उछलते ही पीछे से एक भयानक आवाज आई, संभल कर ऑटो चलाओ। ये भारी आवाज को सुनकर मैंने जब RVM यानी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मेरे पीछे अब ना तो वो बच्चा था और ना ही वो आदमी, बल्कि उनकी जगह पर दो राक्षस बैठे हुए थे जिनकी शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, जिसके बाद मैंने झट से ऑटो को रास्ते के एक किनारे रोका और जैसे ही ऑटो से भागने के लिए बाहर निकला तो उनमें से एक शैतान ने अपना लंबा हाथ निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगा। मगर फिर भी मैं किसी तरह उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और दौड़कर भागने लगा, लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। मेरे भागते ही डर के कारण कांप रहे मेरे पैर आपस में टकरा गए और मैं जमीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस भूत ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को लगभग मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने मेरा एक पैर इतने झटके से खींचा कि मेरा पैर एकदम से उखड़ गया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख 2 दिन बाद खुली तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफी खुशी हुई, मगर मेरा एक पैर उन राक्षसों ने उखाड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया? पूछने पर पता चला 2-3 लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 राक्षस मेरे पैर को कच्चा चबा रहे थे। किसी तरह उन्होंने उन दोनों राक्षसों को भगाया और मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। फिर उन राक्षसों के बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले 2 भाई रात के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक ट्रक उनको कुचलती हुई चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अकेले पाकर लोगों को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।